हेलो एवरीवन, वॉइस चेक करिएगा। वॉइस क्लियर है? अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज के सेशन में हम थ्योरी कवर करने वाले हैं। उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि काफी बच्चों को एक क्वेरी है कि सर हम ना किस तरीके से, कुछ बच्चों को पता ही नहीं कि क्लासेस कहाँ से देखनी है। तो मैं एक बार क्लासेस फोल्डर वाइज आपको पहले समझा दूं कि क्लासेस आपकी कैसे कैसे चल रही है और कैसे कैसे देखना है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा और स्क्रीन शेयर जब करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपकी क्लासेस किस तरीके से हैं। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप देखिए, आपको स्क्रीन जो है वो नजर आ जाएगा। नाउ आपके सामने स्क्रीन जो है वो नजर आ रहा होगा। ये रहा आपके सामने स्क्रीन। तो मैं आपको बता दूं, देखो, हम जब भी किसी कोर्स में, आपके जो भी कोर्स है आपने एनरोल करा हुआ है, तो कंटेंट में जब जाएंगे तो एक तो लाइव आपको ऊपर दिखता है, तो लाइव क्लास को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, क्योंकि इसमें आगे पीछे मिलेगा और आपको लगेगा कि सिलेबस ही नहीं हुआ है। हम क्या करते हैं, लाइव क्लास से बेसिकली वीडियो को कट कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको हटाकर और बिल्कुल प्रॉपर क्लास कंटेंट अपलोड करते हैं। इसके बाद एक आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2025 मिलने वाला है। इसके अंदर आपको जो भी स्टडी प्लान है वो बाहर मिल जाएगा। दैट इज आपका, लाइक फॉर एग्जांपल 4 डे स्टडी प्लान मैंने बनाया था। आज मैंने 2-3 दिन में कैसे कवर करें, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, वो भी बना दिया। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये डाउट नंबर है, आप देखेंगे ये वाला जो सेक्शन है ये डाउट नंबर है, आपको गिवन है जैसे ही कोर्स कंटेंट में जाएंगे। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में क्या है, आपको ऑल थ्योरी के नोट्स दे रखे हैं, ऑल्दो मैं आज भी थ्योरी नोट्स कराऊंगा सारे के सारे, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्योरी नोट्स सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। डाउट किस तरीके से पूछना है, तरीका क्या है, वो पता चल गया, तो ये एक बार वीडियो देख लेंगे। इसके बाद लेटेस्ट क्लास के अंदर आएंगे तो आपको सारा का सारा ये आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड, अब तो ये मायने रहा नहीं क्योंकि अब पेपर है, तो ये आपको देखना भी नहीं है। रिवीजन क्लासेस में स्टार लगाए हुए हैं, तो यानी रिवीजन क्लासेस देखिए, मैंने फाइनल अकाउंट और लीज का करा दिया है, ब्रांच का आ जाएगा और थ्योरी का आ जाएगा। मैं एग्जाम तक लगभग लगभग सारा करा दूंगा। इसके बाद बात करते हैं लेटेस्ट क्लास के अंदर जाएंगे तो आपको सारे के सारे चैप्टर, यहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वहां पे भी मैंने बोला वहां नहीं देखेंगे बच्चे, यहाँ दोनों जगह एक ही थ्योरी डाला हुआ है, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसके अंदर देखा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, तो आपके थ्योरी के सारे हैं। एक देखिए, ये थ्योरी मैंने बनाया था, ये थ्योरी नहीं है, बेसिकली किस टॉपिक में से, किस चैप्टर में से प्रैक्टिकल थ्योरी सब मिला के क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो है वन शॉट के ये चीजें इसमें से हमें पढ़ना है, ये है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं, और दूसरा आप देखेंगे तो जो मैं आज कराने वाला हूं ये इंपॉर्टेंट सिर्फ थ्योरी है, चैप्टर वाइज मैंने 25-30 क्वेश्चन बनाए हैं, उसी में से एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो वो बनाए हैं। अब आ जाइए सर, मैंने यहाँ पे एक ना चैप्टर वाइज PYQ बनाया है, बीकॉम प्रोग्राम का, बीकॉम ऑनर्स का। तो आप देखेंगे तो बीकॉम प्रोग्राम का आप FA के अंदर पेपर वाइज आपको मिल जाएगा, जैसे कि 2025 का पेपर, 23 का पेपर, 24 का पेपर। तो मैंने पहले तो एक ये बना दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा। जब प्रैक्टिस करने बैठे तो ये PDF नोट्स ओपन करिए और सीधा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैंने इसमें इसलिए ऐसा किया है क्योंकि आंसर सामने होता है तो आप देख लेते हो। ऐसे क्या होगा कि आप यहां से क्वेश्चन जैसे डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, तो पिछले 3 सालों के पेपर 2025, 24 और 23, 3 साल के ही पेपर लिए, बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑनर्स की जगह पे ऑनर्स, प्रोग्राम की जगह पे प्रोग्राम, ये बहुत करना मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न यही रहने वाला है, तो ये छोड़िएगा मत, ठीक है। इसके बाद आपने ये कर लिया तो आपको वेट करना पड़ेगा, सर मेरा आंसर सही है गलत। जिसके पास 10 ईयर है वो तो कर लेंगे, बाकी जिसके पास 10 ईयर नहीं है उसके लिए मैंने क्या करा है, ये अंदर फोल्डर में डाला। प्रोग्राम वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो प्रोग्राम में उस साल का दे रखा है, तो उस ईयर के अकॉर्डिंग कर लोगे। जैसे ये रहा भाई, ओपन हो जाओ प्रोग्राम में। अब यहाँ पे आपको विद आंसर्स भी दे दिए मैंने, पेपर PYQ पूरा ही अपलोड कर दिया है, जिसे आप कर सकते हैं। और मैं आज सजेस्ट करूंगा कि आपको पूरा एक 10 ईयर दिया जाएगा और 10 ईयर फ्री नोट्स के अंदर आपको डाला जाएगा। फ्री नोट्स इन द सेंस एक कोर्स और सब्सक्राइब करोगे जिसके लिए 1 रुपए भी चार्ज नहीं देना, और उसको करने के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप टाइप करोगे सारी इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। तो आप मेरी वॉइस नोट को भी पढ़िएगा, क्योंकि मैं चैट में ना आज से वॉइस नोट डालने लगूंगा कि आपके क्या क्या चीजें हैं। डाउट जो बच्चे को नंबर दे रखा है उस पर डाउट भेज सकते हैं, वहां पे सॉल्व हो रहा है एंड ऑल सारी चीजें। तो यहां तक होपफुली आपको अगर क्लियर हो गया होगा। चैट जिन बच्चों का आता है, मैं देखता रहता हूँ चैट। और मजे की बात, आज से ही सेकंड सेमेस्टर 2 के लिए भी हमने बैच को अनाउंस कर दिया। जो बच्चा एनरोल करना चाहता है, तीनों कोर सब्जेक्ट्स इस बार करा रहे हैं।
पिछली बार तो 2 ही हो पाए, इस बार तीनों कोर सब्जेक्ट्स आपको करा रहे हैं और फीस जो रखी है हमने बहुत नॉमिनल सी, आज शाम को आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए हम कम टू द पॉइंट, आपको समझ में आ गया होगा होपफुली कि किस तरीके से देखना है। और बाकी के मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, एक पॉइंट क्या बताना भूल गया सर, जो हमारा था ना, मैंने तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, इसके बाद आप जब कंटेंट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे लेटेस्ट क्लास देखते हैं, तो मैंने रिवीजन भी है और लेटेस्ट क्लास में फिर आएंगे। इसके अंदर देखेंगे सिलेबस इंट्रोडक्शन, नो नीड, इसके बाद फाइनल अकाउंट, इन्वेंट्री, सारे चैप्टर्स हैं। तो कई चैप्टर के ना बाहर मैंने स्टार मार्क लगाया क्योंकि इसमें एक ही वीडियो है, आप सभी चैप्टर को ओपन करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ओपन करके देख लिया, ये इसके अंदर स्टार मार्क लगा दिए हैं, तो जिसमें स्टार मार्क लगाए वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये मैंने छोड़ दिया कि नो नीड टू डू, तो आप छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप जब भी पढ़ना बैठे, ब्रांच है तो ब्रांच के अंदर मैंने स्टार मार्क लगा दिया है एंड ऑल, ये सारी चीजें आपको यहाँ मेंशन मिल जाएंगी। तो जो जो वीडियो है किस तरीके से पढ़ना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने नहीं लगाया, बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि मैं लास्ट टाइम पे इसमें, लेकिन फिर भी मैं एक रिवीजन सेशन लेके फटाफट से करा दूंगा। इसके बाद आपका ब्रांच हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, सभी में मैंने, और सभी में आपको देखो पीडीएफ नोट्स भी नीचे मिल जाते हैं ताकि आपको नोटिंग बाद में करना पड़े, पहले आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए कम टू द पॉइंट, स्क्रीन को स्टॉप करते हैं, अब आ जाते हैं हम अपने कम टू द पॉइंट। स्क्रीन ब्लर हो रही है, एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा। मेरे पास इंटरनेट तो पूरा फुल स्पीड में है। हाँ आ जाइए, आ जाइए। आज थ्योरी का हम पूरा रिवीजन एक करेंगे और थ्योरी को समझेंगे भी। हमारा अगर हम पहले थोड़ा सा एक पॉइंट देखें ना, मतलब कि लाइक के भाई क्या है नहीं है, तो मैं आपको बताऊं हमारे अकाउंट्स का जो नेचर है, पेपर भी डिस्कशन आज शाम को डालूंगा मैं। अरे ये क्या हो गया, आज इवनिंग में मैं पीवाईक्यू, हालांकि पीवाईक्यू मैंने डाल दिया है, आप खुद एनालिसिस कर सकते हो बीकॉम प्रोग्राम के भी और ऑनर्स के, बाकी मैं डिस्कस कर लूंगा। तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग से, बहुत बच्चे जैसे जिनको नहीं पता होगा, तो स्टार्टिंग से मैं बात करूं तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो पेपर 2 हिस्से में आएगा, पेपर 2 हिस्से में होगा। एक आपका 2 हिस्से का मतलब जो 2 पार्ट में हम कवर सोचें इसको, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। एक आपका थ्योरी होगा, ये दोनों के लिए, बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स या एनसी वेब के बच्चे हैं, एसओएल के बच्चे हैं, सबके लिए है। थ्योरी जो होगा आपका लगभग 30 मार्क्स का होगा आपका, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल जो आपका होगा, जिसको न्यूमेरिकल कहते हो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पहले कहा करते थे, वो 60 मार्क्स का होगा। इसके अंदर भी मैंने बोला कौन कौन से चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपका इन्वेंट्री, नंबर 2 डेप्रीशिएशन, नंबर 3 फाइनल अकाउंट, नंबर 4 ब्रांच, नंबर 5 आपका लीज, नंबर 6 डिपार्टमेंटल। इसमें से मैंने एफए का पूरा रिवीजन डाला हुआ है, ये अब कोर्स के अंदर रिवीजन वाले फोल्डर में मिल ही जाएगा, और डिपार्टमेंटल का डाला है। कुछ बच्चों के साथ ना एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि सर हमारा नेट बहुत कंज्यूम हो रहा है या फिर प्रॉपर नहीं है, तो मैंने YouTube पे भी इसलिए वीडियो डाल दिया है, आप कोर्स वाले सेक्शन से जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं, लेकिन YouTube पे डिस्ट्रैक्शन बड़ा यार, मत जाइएगा। और थ्योरी के अंदर क्या रहेगा हमारा 12 मार्क्स का, इसके अंदर ट्रू फॉल्स आएंगे, और बाकी कितने बच गए, 30 में से 12 हटा दो तो आपके बच गए लगभग 18 नंबर। 18 मार्क्स के आपके थ्योरी आएंगे। ये जो थ्योरी होंगे, इस थ्योरी के अंदर से कुछ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे होंगे और कुछ आपके अकाउंट्स के जो प्रॉपर थ्योरी होते हैं वो होंगे, ठीक है ना। और हर एक क्वेश्चन के साथ 6-6 नंबर का होगा, उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन 18 मार्क्स का पूरा थ्योरी होने वाला है, उसके बाद 4 क्वेश्चन में 6-6 नंबर के थ्योरी मिल जाएंगे, 6-6 मार्क्स के, किसी में मिल भी सकता है किसी में नहीं, तो लगभग 6 मार्क्स का थ्योरी हर के साथ रहेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं सेपरेट पूरा का पूरा रिवाइज करूंगा, कोई टेंशन नहीं लेना इसका। जो अकाउंट्स की थ्योरी है, आज हम अकाउंट्स की थ्योरी जो बची हुई है उसको हम कवर कर लेंगे। और आप ध्यान रखिएगा एक बात को कि जो अकाउंट्स का थ्योरी है ना, ज्यादा से ज्यादा बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल होगा, जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जैसे ब्रांच में थ्योरी है तो ब्रांच का प्रैक्टिकल आता होगा तो थ्योरी बड़े आराम से समझ लोगे, ठीक है। ये पूरा ओवरऑल हमारा पेपर का पैटर्न है, और आज आप थ्योरी को हम पूरा का पूरा करने की कोशिश करेंगे, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले हिस्से को छोड़ करके। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द
पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा कि क्या डिफरेंसेस है हमारा बिटवीन, मैं इस पे ग्रीन मार्क कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग पूछा गया थ्योरी है, हम समझते हैं। हम, मेरा काम क्या है, मैं थ्योरी को आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके से और फिर पढ़ना आपका काम रहेगा, ठीक है ना। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि भाई ये बता दिया वो बता दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये नहीं, पढ़ के बता दिया। पढ़ने वाला काम नहीं होता है भाई साहब, क्योंकि वो फिर समझाने का फायदा क्या, वो तो आप भी पढ़ लेंगे, इतने तो पढ़े लिखे अब आप भी हो चुके हो। चलिए हम पहले थ्योरी की बात करते हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की। ध्यान दीजिएगा, मान लो सपोज करो एक बंदा है मिस्टर एक्स, ठीक है, और एक बंदा है मिस्टर वाई। टाइम लूंगा मैं बट अच्छे से कराऊंगा। और मिस्टर एक्स जो है और मिस्टर वाई, जो मिस्टर वाई है ना, ये दिस इज मैं इसको बोलूं तो सीए मिस्टर वाई, ठीक है ना। और मिस्टर एक्स का एक बिजनेस है, कई सारे, आप अगर जो बच्चा YouTube पे जाते हैं ना, कहीं क्या बता रहा है कहीं क्या बता रहा है, नो डाउट आप अपने पहले प्रायर टीचर से पढ़ रहे होंगे तो उनसे कनेक्टेड होंगे, उन्होंने अच्छा पढ़ा है 12th में। लेकिन बीकॉम के लेवल पे फिर क्या होता है कि हर टीचर अपना स्पेसिफिक कोर एरिया में चले जाता है, तो वो मैं बीकॉम के लिए स्पेशली कराता हूँ, तो दैट्स वाई कैसे पढ़ाना चाहिए वो चीजें और क्या पेपर में आएगा वो बड़े अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। इसका बिजनेस है और इसके पास ऐसा समझिए कि एक ना, इसने पूरे साल में सेल्स किया, फिर परचेज किया, फिर एक्सपेंस किया और फिर इनकम किया। 4 तरीके की पर्ची है और इनकम। और इसने क्या कर रखा है, इतना मेस्डअप बना रखा है ना यार भाई साहब, क्या बताऊं मैं, इतना गुस्सा आ रहा है, मन तो कर रहा है कि क्या बोलूं इसको, इतना मेस्डअप। एक ना कट्टे में ये सारी जो स्लिप है, पर्ची है, ये सारी चीजें जो है, ऐसे मान लेते हैं कि ये सारी की सारी पर्चियां हैं, इसके अंदर इन्होंने क्या करा हुआ है, या फिर इसको ऐसे ले लेते हैं, ये सेल परचेज के जितने भी बिल हैं, इस बिल को इसने पूरा मेस्डअप करा हुआ है। ये बिल को एक पर्ची में, समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये इतने सारे सेल परचेज के हैं, ऐसे मेस्डअप करके रखा हुआ है, सपोज करो ये पूरा मेस्डअप है, ठीक है ना, ये मिक्स करके इतना गंदा तरीके से रखा हुआ है। और ये जो हमारे पास जो ये सारा का सारा ये बिल दिख रहा है ना, ये बिल है मान लो, और ये बिल उठा के मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट को, जो हमारे ये सीए भाई साहब हैं, इसको दे दूं कि लो भाई इसकी अकाउंटिंग करो। तो सीए भाई साहब मामूली आदमी नहीं होता वो, आप समझो उसको, वो मामूली आदमी है ही नहीं। अगर मैं ये सीए को बिल दूंगा कि ले भाई तू एंट्री कर, बोलेगा भाग जा, इसे उठा के लेके भाग जा, तो मेरे बस की ये काम नहीं है करना। कहीं सोच रहा हो कि मैं तेरी पर्चियों को छाटूंगा इसमें से, ये मान लो ना एक बॉक्स के अंदर उसने कर रहा हुआ है, ठीक है ना, वो बोलेगा कहीं सोच रहा हो कि मैं तेरी इन सारी पर्चियों को छाटूंगा और फिर तेरे लिए बनाऊंगा। यानी चार्टेड अकाउंटेंट काम कब करता है, चार्टेड अकाउंटेंट को जब आप चीजें वेल मैनेज दोगे तब आगे वो आगे फर्दर प्रोसेस करेगा। इसका काम अकाउंटिंग है यार, इसका काम ये थोड़ी इसमें से सेल की पर्ची को अलग करना है, फिर परचेज की पर्ची को अलग करना है, एक्सपेंस की। तो सीए ने मिस्टर एक्स को भगा दिया, क्यों बोला, बोला इसको पहले अरेंज करके लाओ, फाइल में प्रॉपर मैनेज करके लाओ, मैं तो अकाउंटिंग करूंगा और कुछ नहीं। अब भाई इसने क्या करा, इसको मैनेज करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति को ढूंढा, इसका पियून। पियून तो जानते ही हैं, और पियून आज के टाइम पे भाई 12th पढ़ा हुआ होना चाहिए मिनिमम। तो पियून जो है, इस पियून को बोला भाई तेरा क्या काम है, उसने बोला सर मेरा कोई काम नहीं है, सुबह आता हूँ चाय बनाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, शाम को साफ सफाई करके फिर मैं चला जाता हूँ। बोलता अभी चाय वाय का छोड़, ये तेरे को एक पर्ची दिया है, मैं एक फाइल दे रहा हूँ तेरे को, मैं तुझे एक फाइल दे रहा हूँ, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3 और फाइल नंबर 4। अब तुझे करना क्या है, जो जो चीजें, जैसे कि मान ले कि सेल्स है, तो सेल्स को उठा के इधर रख, तू सेल्स को उठा के इधर रख। इसके बाद मान ले कि जैसे कि इनकम है, इनकम को उठा के अलग कर दे। यानी तुझे कलर तो है ना, तो इस सभी फाइल को, एक्सपेंस को उठा के एक्सपेंस की जगह पे रख, फिर से एक एक्सपेंस आ गया, इसको उठा के फिर से एक्सपेंस की जगह पे, फिर इनकम आ गया, इनकम को उठा के इनकम की जगह पे, फिर क्या आ गया भाई, फिर से इनकम आ गया, इनकम को उठा के इनकम की जगह पे। यानी एक तरीके से परचेज को उठा के एक अलग जगह पे, परचेज की जगह पे, यानी एक अलग अलग फाइल मैनेज करना है। क्या ये पियून कर सकता है कि नहीं कर सकता ये काम, बिल्कुल कर सकता है।
अब इसके बाद जब ये फाइलें बन जाएगी तो ये फाइलें हम दे देंगे चार्टेड अकाउंटेंट को, तो चार्टेड अकाउंटेंट इसकी क्या करेगा, अकाउंटिंग एंट्री कर देगा, अकाउंटिंग कर देगा इसकी। तो दैट इज कॉल्ड, जो ये पर्सन प्यून है ना, जो स्टार्टिंग का काम कर रहा है, ये बंदा जो काम कर रहा है ना कि ये पर्चियों को अलग अलग कर रहा है, उसे बोलते हैं बुक कीपिंग, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग, जो कि जूनियर स्टाफ करता है। और ये जो बंदा कर रहा है ना, उसे बोलेंगे हम अकाउंटिंग। तो क्या डिफरेंस है भाई, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग को कौन करता है, एक प्यून जैसा आदमी करता है जिसके लिए स्किल की जरूरत नहीं है। जब हमारा बुक कीपिंग क्या होगा, एंड होगा, जब ये काम खत्म करेगा तभी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसकी एंट्री कर पाएगा। तो व्हेन बुक कीपिंग इज एंड, फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है वो स्टार्ट होगा। बुक कीपिंग का काम क्या है, चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से बनाना, सिस्टमेटिक तरीके से बनाना। और अकाउंटिंग का क्या काम है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस बताना। बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए आपके पास, आप कैसे भी है, बस आपने पर्चियों को देखा और उसके तरीके से मैनेज कर दिया। अकाउंटिंग के लिए आपको स्पेशल स्किल चाहिए, आउटस्टैंडिंग देखना है, प्रीपेड देखना है, बड़ी सारी चीजों को देखना है। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, डिस्टिंग्विश बोल लो, डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, जो कि आपके सामने क्वेश्चन है। तो ये होपफुली ये समझ में आया होगा। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली लिखा हुआ है, जिसको आप पढ़ना है और अपने हिसाब से आप पढ़ लेंगे। मैं यहाँ से थोड़ा बहुत इसको डिफरेंसेस बता दूं, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है और गया भी है इनफैक्ट, ठीक है ना। सर स्कोप क्या है, बुक कीपिंग इन्वॉल्व किस काम में इन्वॉल्व होता है, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन को करता है वो, जैसे कि वो छांट रहा था, रिकॉर्डिंग, मेजरमेंट, ट्रांजेक्शन कौन से रिकॉर्ड होंगे, क्लासिफाइंग करेगा, ये 3 काम करता है। अकाउंटिंग क्या करेगा, एडिशन बुक कीपिंग के बाद करेगा, ये समराइज करता है, सभी का ट्रांजेक्शन करता है और उसके बाद उसको रिजल्ट देता है हमें। स्टेजेस, बुक कीपिंग प्राइमरी, सबसे पहले बुक कीपिंग होगा, और ये क्या होगा, सेकेंडरी, क्योंकि इसके बाद ये होगा। ऑब्जेक्टिव, मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना होता है और इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। अकाउंटिंग बड़ा बंदा करता है। नॉलेज, बुक कीपिंग के लिए नॉट रिक्वायर्ड मच नॉलेज, और इसके लिए हायर नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। हु परफॉर्म, इसको जूनियर स्टाफ परफॉर्म करेगा, इसको सीनियर स्टाफ परफॉर्म करेगा। रूटीन, ये रूटीन वर्क है, ये एनालिटिकल है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बुक कीपिंग पहला क्वेश्चन हमारा डन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जितने बच्चे हैं वो बताइए। लाइव में भी मैं ले रहा हूँ क्लास, तो जितने बच्चे हैं वो बता दीजिए, बाद में ये फिल्टर होके अपलोड भी हो जाएगा। है कोई डाउट, समझ में आया बुक कीपिंग? ओके सर, आगे बढ़ा जाए, बाकी की चीजें आप पढ़ेंगे। सर अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, 2 तरीके के अकाउंटिंग होते हैं। एक अगला क्वेश्चन आता है राइट, अरे कहां गया भाई सर, अगला क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट कैश अकाउंटिंग बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। हाईली इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, पहले समझते हैं क्या होता है। देखो, एक बंदा, कुछ जगह का नाम बताऊंगा मैं, कुछ ऐसा एग्जांपल लेता हूं जो कि कहीं ना कहीं आपको पढ़ने में और एग्जांपल को समझने में आसानी हो। ये आपके घर के पास का दुकान है, घर के पास दुकान है, और ये लाला है, लाला दुकान वाला समझो। ये घर के पास आपके दुकान है, ये लाला दुकान वाला। और ये मान लो, मैं कुछ एग्जांपल लूं, जैसे DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, या फिर मान लो आप ये रेलवे है, रेल, ठीक है, या मान लो ये आपका एयरपोर्ट है। अब एक काम करते हैं, पहले मैं अगर बात करूं साहब कि जो ये दुकानदार है ना, ये वाले जो बंदे हैं, इनके पास आप जब भी जाओगे ना, तो कभी भी उधारी में सामान आपको नहीं मिलेगा, क्रेडिट में सामान देगा ही नहीं। आप इसके पास गए मेट्रो में और बोले ओहो 12 रुपए की टिकट है सर, मेरे पास तो 11 रुपए है, 1 रुपए कल दे दूंगा, तो वो टोकन ही नहीं मिलेगा आपको। बोलेगा सर ऐसा होता ही नहीं है, आप ऑनलाइन करिए पेमेंट, जैसे करिए। फिर आप पता है क्या करोगे, अगर आपके गलती से आपके पास 11 रुपए, आप वापस से अपने घर आओगे और 1 रुपए लेके जाओगे। गुस्सा तो बहुत आएगा, लेकिन लेके जाओगे 1 रुपए, फिर 12 रुपए में ट्रेवल करोगे। ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं बोल सकते तेरी मेट्रो में आज के बाद कभी नहीं चढ़ूंगा, बोलोगे क्या भाई? तेरी और मेरी तो है ही नहीं, यहाँ पे एक ही मेट्रो चल रही है। इसके बाद मानते हैं रेलवे में, ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन की टिकट मान लो 500 रुपए की है, और आप बोलते हो ओहो सर 499 रुपए है, मुझे टिकट दे दो, बाद में 1 रुपए दूंगा। नहीं मिलेगा आपको टिकट भाई, आप वहां पे लेके आइए, आपको घर जाना होगा, 1 रुपए लेके आना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि मैं भाई इतना ज्यादा तू घमंडी हो गया रेलवे, मैं रेलवे में नहीं चढ़ूंगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। या फिर आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो फ्लाइट के अंदर वही सेम है,
तो यानी ये जो है ना, यहाँ पे सारा का सारा काम जो चल रहा है ना, वो एकदम कैश पे काम चल रहा है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको सामान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, और आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, वापस यहीं जाना होगा। लेकिन अगर आपके दुकान घर के बाहर लाला है तो लाला आपके दुकान के घर के पास बहुत सारे लाला होंगे। आप मान लो 1 महीने तक इससे सामान खरीदते हो, 1 महीने तक आप सारा सारा सामान खरीदते हो, गुड खरीदते हो, सुबह सुबह जाते हो, ब्रेड लेते हो, दूध लेते हो, चीनी लेते हो, चाय पत्ती लेते हो, सामान लेते हो, तो आपकी इस दुकानदार से जान पहचान हो गई। और मेट्रो में आप 1 साल से जा रहे हो, कोई आपको जान पहचान नहीं, अब तो ड्राइवर भी नहीं रहा मेट्रो में जो आपको जानेगा पहचानेगा, तो इससे जान पहचान हो गई। एक दिन आपने क्या करा, आपका 100 रुपए का सामान बना और आपके पास पॉकेट में 95 रुपीज है, और जानता है, और ये दुकानदार जो लाला है वो बोलता है ना भाई 5 रुपए घर से लेके आ, मैं सामान उधार नहीं देता, तेरे को तो नहीं दूंगा भाई, क्या कह रहा है तू, तेरे को सामान उधार नहीं दूंगा मैं। भाई आपको इतना गुस्सा आएगा ना, बोलेगा ए लाले तू अपना सामान अपने पास रख, अब मैं जा रहा हूं दूसरे के पास और दूसरे दुकानदार से मैं सामान लूंगा। तू आप उसे चिढ़ा के यहां जाओगे और यहां से सामान लोगे, देख मैं यहीं से सामान लूंगा, अब तेरे से लूंगा। तो इसके पास एक मजबूरी है कि इसको ना सामान को जो बेचने की मजबूरी है ना, उसको नगद तो बेचेगा ही और प्लस में से कई बार उधार भी देना पड़ेगा। और इसके पास कोई मजबूरी नहीं है, लेना ले, नहीं लेना मत ले। तो ऐसे सिचुएशन में जो मैंने 2 एग्जांपल आपके सामने रखे, तो ये जो अपनी अकाउंटिंग कर रहा है वो कैसे अकाउंटिंग कर रहा है, कैश बेसिस अकाउंटिंग। और ये जो अकाउंटिंग कर रहा है उसे बोलेंगे एक्रूअल बेसिस। यानी एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है, आपको दोनों तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हो, कैश भी कर रहे हो और उधार भी कर रहे हो। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग और कैश बेसिस अकाउंटिंग में डिफरेंस। तो देखो कैश बेसिस अकाउंटिंग में ओनली कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे, कैश के, और एक्रूअल बेसिस में जब भी अकाउंटिंग करोगे तो दोनों करोगे, कैश और उधार। सर कैश बेसिस अकाउंटिंग में कई बार पता है क्या होता है, कोई बच्चा जा रहा होता है ना तो टोकन नहीं लेता और उसे ऐसे ही डाल देते हैं घुसा घुसा, या बस में देखते हो डीटीसी बस में बिना टिकट के चले जाते हैं, ट्रेवल कर लेते हैं, बात खत्म भाई चले जाओ। सर बेसिक ऑफ डिस्टिंक्शन लिखना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल लिखना पड़ेगा। तो भाई यहां पे क्या दिक्कत है कि अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं देता और गलती से वो चला भी गया तो वो हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा ना, भरोसेमंद नहीं होता, और इसका जो P&L बनेगा ये भरोसा किया जा सकता है, ये भरोसा किया जा सकता है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। नंबर 1, यहां कैश बेसिस अकाउंटेंट के लिए आपको नॉलेज नहीं चाहिए, जब भी तो मशीन बिठा रखा है, नॉलेज ही नहीं चाहिए भाई। यहां पे आपको नॉलेज चाहिए, क्योंकि जिसको उधार दिया आपने, जिससे उधार लिया आपने, किसको देना है किसको लेना है, सब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये आपका जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज मैंने वही बताया। कैश बेसिस अकाउंटिंग जो है वहीं पे एक्सेप्ट किया जाता है जहां पे कैश नेचर का काम हो, और ये आपका हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये ज्यादा मैं प्रेफर नहीं करते हैं, आजकल इंडिया में ज्यादातर यही चलता है, हर जगह उधारी का काम होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कैश बेसिस अकाउंटिंग, तो आइए देखिए, कहते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस पे काम होता है। यहां पे 2 चीजें अकाउंटिंग के बारे में बताया गया भैया, एक कैश बेसिस अकाउंटिंग है, एक एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है। कहता है कैश बेसिस अकाउंटिंग अंडर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल कैश रिसीट्स एंड एक्चुअल कैश पेमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड टू ऑल, मतलब हम उसको लिखेंगे ही नहीं। इनकम मेयरली डिफरेंट बिटवीन द कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, हमारा जो प्रॉफिट निकलेगा इनकम, वो कैश कितना आया कैश कितना गया, बस बात खत्म, प्रॉफिट। आउटस्टैंडिंग वाले पार्ट के एक्सपेंस को, प्रीपेड वाले पास को, एक्रूड इनकम को, इनकम रिसीव इन एडवांस नॉट रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो भाई ऐसा होता है, गलत हो भाई कैश बेसिस वाले। कैश बेसिस अकाउंटिंग वेरी सिंपल, देयर इज नो नीड टू एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग वगैरह का करना नहीं पड़ता एंड ऑल, ये सारी चीजें बताया है। तो ये मैंने यहां पे कैश बेसिस अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को बता दिया। अब यही एक्रूअल बेसिस के अंदर, यहां पे एक्रूअल बेसिस में क्या बोला गया कि भाई पीरियड रिजल्ट द रेवेन्यू रियलाइज पीरियड कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा, एक्रूअल बेसिस मेथड अकॉर्डिंग टू। तो आप डिफरेंस पढ़ लीजिए, डिफरेंसेस समझ में आ जाएगा। ओनली कैश ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किए जाएंगे, यहां पे बोथ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसके बाद यहां पे जो हमारा अंडर दिस इनकम कैसे निकालेगा, कैश रिसीव कैश पेड, और यहां पे एक्चुअल आउटस्टैंडिंग वगैरह भी किया जाएगा। इन द स्टेटमेंट शो द लोअर इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस सबको हम भूल जाते हैं, यहां पे लिखा जाता है। इनकम स्टेटमेंट इज शो रिलेटिवली हायर इनकम देयर ऑफ द आउटस्टैंडिंग, ये सब नहीं लिखते, तो उधार वाला भूल जाते हैं। तो ये डिफरेंस कर लीजिएगा।
आपके 10 ईयर में भी गिवन है। तो ये कैश बेसिस अकाउंटिंग था और एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग था। कुछ और पॉइंट भी है कि नॉट रिलायबल, इसे रिलाई नहीं किया जा सकता, मैंने बोला इसको रिलाई किया जा सकता है। नॉट रिकॉर्ड कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, भाई लॉ बोलता है ये बेकार है तुम्हारा, और ये रिकॉर्ड है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। और मेथड, कोई मेथड यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे मेथड होता है जैसे SLM, WDV एंड ऑल, ये सारी चीजों को लीफो फीफो को लेके चलते हैं। अगर आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है तो वहां पे भी पढ़ा हुआ है। तो दो चीजें मैंने बता दी, कैश बेसिस अकाउंटिंग, एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन अब और आया। क्या क्वेश्चन आया मेरे भाई? क्वेश्चन आया, अरे यार, क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या लिमिटेशन है? चलिए आइए 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 आइए। एडवांटेजेस डबल एंट्री है नहीं, जहां पेज खत्म होगा वहीं करेंगे। कैश बेसिस अकाउंटिंग क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन 5। यही एक ऐड करके बताता हूँ। अब पहले मैं अकाउंटिंग बताता हूँ। अकाउंटिंग की वही परिभाषा, वही डेफिनेशन आप देखेंगे जो कि आप पहले देखते आए हुए। जैसे कि अकाउंटिंग जो कि था हमारा CPA ने दिया था, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ, जो आपने पढ़ा था, जो कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप सभी को आता है। नहीं आता है तो एक बार जरूर आपको साइंस एंड आर्ट्स वाले फोल्डर में सिर्फ डेफिनेशन को मैंने बताया हुआ है। अब बात करते हैं भाई इसके एडवांटेजेस क्या हैं। हालांकि ये सारी थ्योरी आपको जो मैंने फोल्डर रखा था ना आर्ट्स एंड साइंस, उसमें बड़े डिटेल में बताया हुआ, लेकिन मैं अभी क्विकली बता देता हूँ। भाई मैं अपना अकाउंटेंट क्यों कराऊं? मेरे को एक बंदा रखना पड़ेगा अकाउंटेंट के लिए, और इसको मुझे सैलरी भी देना होगा। तो क्या मेरा दिमाग खराब है कि मैं फ्री फंड का किसी को पैसे बांटूं? नहीं, मेरा अकाउंटिंग कराने का पर्पस है कि मैं बड़ा परेशान रहता हूं, मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो एक बंदा जो रखूंगा वो बंदा मेरे लिए ये सारा काम करके मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करके देगा। मैं परेशान रहता हूं कि मेरी कितनी सेल्स और परचेज हो रही है, ये पता ही नहीं चलता। यानी मेरा एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए जो कि हमें पता नहीं चल पा रहा। इसके बाद मुझे टैक्स भरना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे भरना है, तो ये बंदा होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, मेरे दुकान में कई बार फ्रॉड एरर, मेरे जो सर्वेंट है जो दुकान पे बैठता हुआ है, वो पीछे से सामान भेज देता है, पैसे नहीं देता। तो जो एरर होता है या फ्रॉड होता है उसको कैसे बचा जा सके। तो जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो सारे रिकॉर्ड्स रहेगा, तो कोई एरर फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा। अगर इसके बाद बात करें, अगर मुझे लोन लेना है तो लोन लेने के लिए मुझे अपने अकाउंटिंग को ही दिखाना पड़ेगा बैंक को, जिसकी वजह से हमें लोन मिलेगा। तो ये कुछ क्या हो गए हमारे, अगर अकाउंटिंग करवाएंगे तो हमारे लिए क्या होंगे, ये ऑब्जेक्टिव कह लो या फिर एडवांटेज। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तब भी एडवांटेज लिख के आ जाइएगा तो बात बन जाएगा। कुछ एक पॉइंट डिफरेंट होता है, बाकी सेम होता है। अब भाई अकाउंटिंग का लिमिटेशन क्या है? सबसे पहले तो विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? मैंने कहा नेट प्रॉफिट इनकम टैक्स भरना है। अब आपको एक राज की बात बताऊं, कोई भी सही नेट प्रॉफिट नहीं निकालता। नेट प्रॉफिट क्या है? एक कागज आपने P&L बनाया और P&L के अंदर जो खर्चे लिखे और जो इनकम लिखे वो, और इसके ऊपर एक CA सिग्नेचर कर दे तो वैलिड हो जाता है। अब इस नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं कि अगर आपका ये नेट प्रॉफिट, आपने यहां पे सेल्स मान लेते हैं 5 लाख का था, आपने 2 लाख लिख लिया, कौन क्या कर लेगा? बाकी का बिल फाड़ के फेंक दिया आप। तो ऐसे सिचुएशन में हम अपने अकाउंट का पिक्चर जो है वो रियलिस्टिक बेसिस पे, जो एक्चुअल में हमारा होना चाहिए उससे बेटर करके दिखाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग। मतलब जो है उससे बढ़िया करके दिखाते हैं। जैसे कि कई बार देखते हो ना कि आप इमेज में देखते हो, फिल्मों में देखते हो, हीरो ये कर रहा है वो कर रहा है, तो वो क्या दिखाता है? ऐसा कर ही नहीं सकता उससे एक्चुअल। तो सेम ऐसे ही आपका विंडो ड्रेसिंग है। लिमिटेशन की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा लिमिटेशन क्या है इसमें? हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है कि अगर मैंने 2020 में कोई सामान खरीदा है और एक लैंड खरीदा है 5 लाख का, तो आज भी बैलेंस शीट में यार 5 लाख का ही है, जबकि उसकी कीमत तो 60 लाख रुपए हो गई है। तो ये गलती है, ये दिक्कत है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है हमारा कि हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलता हमें कभी अकाउंट का। अब उधार बेच रखा है, पैसे डूब जाएंगे, और मैंने लिख रखा है कि वो मिल जाएंगे, बाद में पता चलता है डूब जाएंगे, तो एंट्री करते हैं।
यानी जब बिजनेस शट डाउन होता है तभी हमें एक्चुअल बिजनेस का पोजीशन पता पड़ता है कि क्या हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट होगा। ये कुछ लिमिटेशन है जिसको आपको पढ़ना है। अब सर इसके कुछ थ्योरी आप जाएंगे, अगर यहां से थ्योरी मुश्किल लगे ना तो जो थ्योरी मैंने कराया हुआ है कहां पे, एक थ्योरी के सेक्शन में फोल्डर डाला हुआ है, मैंने खुद नोट्स बनाए थे वो भी आप लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे एडवांटेज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, रिप्लेसमेंट मेमोरी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड सिस्टमेटिक मैनर, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट मेमोरी की जगह पे ये वर्ड रखिए सिस्टमेटिक तरीके से। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एडवांटेज ये है कि हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं ताकि हम अपनी अकाउंटिंग कर पाए। कंपैरेटिवली हम कंपेयर भी कर सकते हैं अगर के एक साल से दूसरे साल में हमारा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हम 2025 में अगर 1 लाख का सेल्स कर रहे हैं, 2026 में 2 लाख का सेल होगा एक्सपेक्टेड, तो उस हिसाब से हम लेके चलते हैं। लीगल एविडेंस हमारा काम आता है। अगर किसी ने मेरे ऊपर कोर्ट में, मान लो इनकम टैक्स वाले ने केस कर दिया कि भाई तेरा इनकम इतना बन रहा है, मैं बोलूं इतना नहीं बन रहा, तो ऐसे सिचुएशन में ये लीगल एविडेंस के तौर पे काम आ जाएगा, मैं कोर्ट में प्रूफ दिखा सकता हूं। लोन लेने के काम आ सकता है सर, लोन मैंने बताया लोन लोगे। एडवर्टीजमेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस के फैसिलिटी टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है कि आप जब बिजनेस को बेचोगे, कई बार क्या होता है बिजनेस बेच देते हैं, जैसे वोडाफोन और आइडिया ये बिक गए थे, तो आइडिया बिक गया था, वोडाफोन ने खरीद लिया। इसके बाद जब कोई बिजनेस को खरीदता है तो कितने में खरीदोगे, तो उसकी अकाउंटिंग देखेंगे, उसकी वैल्यूएशन करेंगे, तभी खरीदा जा सकता है। मैनेजमेंट में काम आता है भाई ये। मैनेजमेंट में कैसे काम आता है कि हम डिसीजंस लेते हैं कि क्या काम करना चाहिए, सेल्स घट रही है तो क्या हमें एम्प्लॉय को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, क्वालिटी पे क्या कंट्रोल करना चाहिए, ये तो बस ये था हमारा अकाउंटिंग के एडवांटेजेस। मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं लेकिन इसमें से कोई भी आप 6 पॉइंट करिएगा, ज्यादा नहीं। सेटलमेंट टैक्स लाइबिलिटी को करने का काम होता है, फैसिलिटी कंट्रोल ओवर द एसेट्स, ये तो मैंने कोई 6 पॉइंट करिएगा। अब भाई लिमिटेशन क्या है, सबसे पहला लिमिटेड रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। भाई अकाउंट्स जो है ना मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब एक एम्प्लॉय मान लो वो बड़ा अच्छा एम्प्लॉय है, मेरे पास एक बंदा सेल करता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, अगर वो ना आए तो मेरे उस दिन कोर्स बिकने कम हो जाएंगे, मेरा तो नुकसान हो गया। क्यों नहीं आया, बीमार हुआ था, तो हमें उसकी वजह से ना आने की वजह से कितना लॉस हो रहा है ये भी हमें अकाउंटिंग करनी चाहिए। लेकिन हम अकाउंट्स के अंदर कोई बीमार हो गया, वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो एक ये लिमिटेशन है। अगला, नो कंसिडरेशन फॉर प्राइस लेवल चेंज, मतलब मैंने बताया था जमीन 6 लाख का है, अब 60 लाख का है, उसको रिकॉर्ड नहीं करते। नो रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, विंडो ड्रेसिंग के टाइप से हमें रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन कब मिलेगा, विच एसेट शोइंग द मे बी द एक्चुअल रियलाइजेबल, जब रियलाइज होगा तब होगा। इसके बाद विंडो ड्रेसिंग, मतलब हम अपने काम को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, जितना है उतना नहीं दिखाते, बहुत हवाबाजी में चलते हैं। जैसे कि आप बोलते हो अपनी पढ़ाई के साथ विंडो ड्रेसिंग करते हैं, अरे देख लेंगे यार अकाउंट्स ही तो है, 11th वाली अकाउंट्स है, 12th वाली अकाउंट्स है, कर लेंगे बात खत्म। तो क्या कर रहे हो, विंडो ड्रेसिंग कर रहे हो, है नहीं। वैसे ये एक पर्सनल बेसिस अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, हमारी नॉलेज के ऊपर डिपेंड है, तो कोई भी 3-4 पॉइंट कर लेंगे। बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम क्या है मेरे भाई, इसके एडवांटेजेस क्या है। डबल एंट्री सिस्टम की मैं बात करूं तो देखो डबल एंट्री सिस्टम क्या है मेरे भाई। डबल एंट्री तो आपको जर्नल एंट्री करके दिखाते हैं। आज देखो बिजनेस स्टार्ट किया तो एंट्री होगा सर कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 1000 और टू कैपिटल 100 रुपए। बताओ मैंने सही एंट्री किया या गलत किया, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ ये एंट्री ठीक है कि गलत है। बिजनेस स्टार्ट करने का एंट्री था राम स्टार्ट बिजनेस, बताओ ये ठीक किया या गलत किया, बताओ ये ठीक है गलत है। सर ये तो गलत है, मैंने क्यों गलत क्यों है भाई, सर ये 1000 की जगह 100 ही लिखा है। हाँ अब सही हुआ ये। इसका मतलब डबल एंट्री का मतलब है जो चीजें आप डेबिट करोगे आपको वही चीजें क्रेडिट करनी होगी, और ये जो 2 है 2 का मतलब आपका क्रेडिट होता है,
तो डबल एंट्री यानी डबल का मतलब दो, एंट्री का मतलब आप जो जर्नल कर रहे हो। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि एक चीजें हमें डेबिट और एक क्रेडिट करना मैंडेटरी होता है। डबल एंट्री में ऐसा भी पॉसिबल हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं, कैश दो चीजें डेबिट कर दूं और टू कैपिटल कर दूं। मान लेते हैं 500 रुपए, 600 रुपए, तो मुझे यहां पे 1100 रुपए लिखना पड़ेगा। और ये भी पॉसिबल है कि मैं ऐसे एंट्री कर दूं यहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल राम और 2 में कैश किया मैंने और 2 में डिस्काउंट रिसीव कर दिया, 2200 और ये 2200। तो दो चीजें नीचे हो सकती है आपकी क्रेडिट में और एक चीजें डेबिट हो सकती है, लेकिन दोनों की वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी। तो इसी बेसिस पे हम डबल एंट्री सिस्टम करते हैं। इसी के हेल्प से हम आगे क्या करते हैं, अपना लेजर बनाते हैं आगे, इसी के हेल्प से डबल एंट्री से, और उसी के हेल्प से आगे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम अपना P&L बनाते हैं। तो अगर हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा तो अपना P&L और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा गलत आएगा। तो ये फायदे हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग का कि हमें एरर का भी पता चल जाता है और फाइनली लास्ट में हमें एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। आप सिंपल इसको रीड करेंगे, कहता है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन टू एस्पेक्ट होते हैं। एक हमारा रिसीविंग वैल्यू होगा, एक गिवन वैल्यू होगा, उसको अपने अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और इवन दो आप ये जो लैंग्वेज मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको आप अगर किसी सिर्फ इसके लिए थ्योरी के लिए अगर आपको लगता है कि इससे आसान लैंग्वेज में आपने 11th में पढ़ा हुआ है या किसी और बुक में मिलता है तो वो आप लिख सकते हैं। To have complete record business transaction, both aspect must be recorded in the books of account. Therefore, two entry required to be made. Two entry made to account, debit side and एक क्रेडिट साइड, जो मैंने बताया उसी को बोला जाता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ध्यान दीजिएगा सर, इसके एडवांटेजेस भी बताने थे तो एडवांटेजेस आ जाइए नीचे। मैंने क्या कहा, मैं समझा दूंगा, आपको बातें समझ में आ जाएगी, उसमें क्या लिखना है शायद आप बना के भी लिख पाओ, लेकिन पढ़ के जरूर जाना ताकि आप लिख लो। क्या कहता है, कंप्लीट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन को करता है ये, ठीक है ना। आपका चेक करता है अर्थमेटिकल, मतलब नंबर वाले एरर को, ये आपका अर्थमेटिकल एरर को चेक करता है। असर्टेन फाइनेंशियल रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस बताता है ये आपका। इसके बाद असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन भी बताएगा, क्योंकि जब आप करोगे तो एक्चुअल आपको पोजीशन पता चलेगा। डिटेल अबाउट द एवरी अकाउंट्स के बारे में डिटेल बताएगा। ये कुछ एडवांटेजेस है जो कि आपको एक बार रीड करके जाना है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है लगा दूंगा मार्क, इसके लास्ट में लगा दूंगा। लीज आपका लेस पॉसिबिलिटी फ्रॉड के कम हो जाते हैं। तो अगर मैं अभी तक क्वेश्चन साथ के साथ लिखता जाता हूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और इस बार एग्जाम में और कई बार पूछा गया है, उस बेसिस पे मैं बता दूंगा जो कि आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, हालांकि सारा ही इंपॉर्टेंट है लेकिन ये इंपॉर्टेंट इतना कैश बेसिस है। हाँ, इंपॉर्टेंट डबल एंट्री इतना नहीं पूछा जाता। ये अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये नहीं पूछा जाता इतना। और भाई ये तो भाई सुपर इंपॉर्टेंट, ये लो स्टार, ये तो स्टार ऐसा थोड़ी बनता है, बचपन में बनाते थे। सुपर इंपॉर्टेंट कि भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये समझते हैं। देखिए आइए, देखिए हम ना कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसको परचेज बोलते हैं। एक्सपेंडिचर क्या है, कि आप किसी चीज के लिए पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट आप पैसे दे रहे हो किसी चीज के लिए भी, उसको हम एक्सपेंडिचर बोलेंगे। किसी चीज के लिए आप पेमेंट कर रहे हो उसको हम पेमेंट करते हैं नॉर्मली। तो एक्सपेंडिचर, जैसे हम सामान खरीद सकते हैं, दुकान के लिए हम सामान खरीद रहे हैं गुड्स, इसकी भी पेमेंट हो रही है। हम मकान का रेंट दे रहे हैं, इसकी भी पेमेंट हो रही है। हम बिजली का बिल दे रहे हैं, इसके लिए भी पेमेंट हो रही है। सारे खर्चे हैं। हम लोन का इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये भी है।
दूसरी साइड हम बात करें कि हम बिल्डिंग को खरीदते हैं, उसके लिए भी पेमेंट कर रहे हैं। हमने मशीनरी खरीदा, उसके लिए भी पेमेंट कर रहे हैं। हमने फर्नीचर खरीदा, उसके लिए भी पेमेंट कर रहे हैं। तो ये जो दो तरह टाइप में कैटेगराइज कर दिया गया है। ऐसे खर्चे जिसको कि आप P&L में लिखते हैं, आप तो इतनी नॉलेज हो गई है कि जिस खर्चे को आप P&L में लिखते हैं उस खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। रेवेन्यू, सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट आपको 1 ईयर के अंदर मिल जाता है। अब रेंट दिया, 1 महीने रहे, निकलो भाई, अगले महीने देना पड़ेगा। होटल में गए, होटल का 1 दिन का किराया है, अगले दिन निकलो। कैपिटल, और जो एसेट्स खरीदती हो ना, एसेट्स के लिए जो पेमेंट देती हो, दैट इज कॉल्ड, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। वो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? कैपिटल। एसेट्स को हम कैपिटल भी बोल देते हैं, कैपिटल टाइप का खर्चा। तो हमारे यहां पे देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जितने आइटम है सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि दिखाया जाता है बैलेंस शीट के अंदर। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट किया गया है। इससे इसका बेनिफिट हमारा 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है, मोर देन 1 ईयर, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए इसको होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कई बार क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछा जा सकता है कि मान लो एक मैंने मशीनरी खरीदा न्यू, और न्यू मशीनरी खरीदने के बाद मैंने इसको, या सेकेंड हैंड मैंने मशीनरी खरीदा और इसके अंदर मैंने कुछ काम कराया, कुछ वर्क कराया। तो नई मशीनरी खरीदते टाइम पे, न्यू एसेट्स को खरीदते टाइम पे जितने भी खर्चे होंगे सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। उसके बाद अगर कोई भी खर्च करते हो रिपेयर वगैरह, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। किसी भी नए एसेट्स को खरीदते टाइम पे जो भी खर्चा है, मान लो मैं ये जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, ये एक रूम है, और इस रूम की बात करूं तो जब मैंने इसको खरीदा, जब बनवाया, सपोज करते हैं कि खरीदा और बनवाया, तो इस पे मैंने पेंट करवाया, तो वो जो पेंट होगा खरीदते और बनवाते टाइम पे है, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन 1 साल बाद फिर पेंट कराया तो वो क्या बन जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये 2 टाइप के हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। बहुत बच्चों को इसके अच्छे से नॉलेज भी होगा जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है, और बहुत बच्चों को ये न्यू लगेगा, तो ठीक है भाई, मैं बताते जा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 2 तरीके के खर्चे हैं। तो सिंपल सिंपल बताया गया है कि भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा जाए तो क्या बोलता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेट टू एक्विजिशन फिक्स एसेट्स। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन द एक्वायर फॉर, मीन आपका एंड्यूरिंग द प्रॉफिट फॉर मोर एंड मोर, मतलब हम प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग नेचर, हर बार नहीं होगा, रेकरिंग का मतलब एवरी ईयर नहीं होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर हेल्प इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी, बढ़ाएगा। अगर 1 मशीन है 2 मशीन ले लेंगे तो अर्निंग बढ़ जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज इन द एक्सपेंडिचर ट्रांसफर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज, वाइल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो प्रॉफिट एंड लॉस में दिया जाता है। यही साथ के साथ ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये आप पढ़ेंगे तो जो मैंने बताया ना उससे ज्यादा कुछ लिखा भी नहीं है, और आप समझ के लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। कहता है शॉर्ट नोट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मोस्ट पॉपुलर फ्रॉम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम शिवदास कैपिटल एक्सपेंडिचर। अरे भाई यहां गलत हो गया, शिवदास आ गया, डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो आ गया होगा कॉपी करते टाइम पे। ठीक है, और ये मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि पास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं सभी ये। आइए, अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? यार मैं पता है क्या सोच रहा हूं, मैं ना शिक्षा धाम को थोड़ा बड़ा करूं, और बड़ा जब करूंगा ना मैं, तो फिर जो सेमेस्टर 1 वाले बच्चे हैं ना सभी पढ़ेंगे मुझसे। मेरा एक विजन है कि बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, हर बच्चे के बीकॉम, क्योंकि बीकॉम जो पेन है ना, आपके 12वीं में इतने दुख नहीं है जितने बीकॉम के अंदर दुख है। लेकिन ये ऐसा दुख है जिसे कोई दिखा नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता, और तब भी मुस्कुराते रहते हैं, हो जाएगा, ये सच्चाई है। तो मैं ना अपने बिजनेस का ऐड करवाना चाहता हूं, और किससे ऐड कराऊं? जिसको तुम्हारा फेवरेट हो। मैं 2-3 को लूंगा मैं ऐड कराने के लिए, पैसे खर्च करने पड़ेंगे यार। मैं एस आर के शाहरुख खान से ऐड कराऊंगा, मैं विराट कोहली से ऐड करवाऊंगा,
मैं इसके बाद देखा जाए और किससे एडवर्टीजमेंट कराएं, दो तो फाइनलाइज हो गए, और कौन ले कोई फेमस पर्सनैलिटी। मैं मीडिया पे ऐड चलाऊंगा और मैं इन सब के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट करूंगा ना, इस साल सोच रहा हूं करूंगा मैं, और इसके ऊपर मेरा जो खर्च बजट आने वाला है वो 20 करोड़ का आने वाला है। क्या मजाक कर रहे हो सर, आप 20 करोड़ लगाने वाले हो? अरे मैं तो मजाक ही कर रहा हूं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और बच्चे जो हैं उसके डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट रॉन्ग, ठीक है ना। मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो उन बच्चों के लिए भी कह दूं कि भाई सब्सक्राइब कर दिया करो। तो 20 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। अब इस 20 करोड़ को मैंने मान लो 2025 में खर्च किया, तो डेफिनेटली 2000 जब 26 आएगा तो 26 में भी आपको याद रहेगा, और 2027 आएगा तो 2027 में भी याद रहेगा, 2028 में, जब तक आपकी मेमोरी है तब तक याद रखोगे। बड़े सारे ऐसी बात करूं जैसे निरमा, आप में से बच्चों ने सुना होगा कि निरमा सर्फ भी आया करता था, एक वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी। अब वो बंद कर दिया कंपनी ने प्रोडक्ट को, तो अभी याद है मुझे, क्यों? क्योंकि मैंने ऐड देखा था। ऐसे ही एक आया करता था कोलगेट का पाउडर वाला होता है ना, जिसमें अभी भी गांव में मैंने देखा है मिलता है वो, कि कोलगेट को, क्योंकि गांव में क्या होता है कि अब तो पेस्ट है दिल्ली के अंदर, किसी के पास टाइम नहीं है, टक 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 टक। गांव के अंदर ऐसा चलता था ना यार कि वो बड़े तसल्ली से करते थे। वो कोलगेट आया करता था पाउडर वाला, उसको लाल, जैसे डाबर लाल का लाल वाला मंजन, ऐसे ऐसे करके बहुत निकालते थे, कील करके निकालते थे, फिर ब्रश लगा के धीरे धीरे करते थे, क्योंकि वहां पे दौड़ा भागी नहीं है जिंदगी में, यहाँ दौड़ा भागी है। तो उस टाइम पे सुनील सेट्टी ऐड किया करता था, अखरोट तोड़ के दिखाता था। एटलस साइकिल था जो कि बंद हो गई कंपनी, सुनील सेट्टी, और मैंने देखा है कि चला के ऐड करता था एटलस साइकिल। तो बड़ी सारी ऐसी ब्रांड है जो कि मुझे इसके वजह से नाम याद है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है साहब कि जब आप इतने टाइम तक याद रखते हो तो ये जो खर्चा 20 करोड़ रुपए कर रहे हो, ये वन टाइम का एक्सपेंस नहीं है। इस खर्चे का बेनिफिट ओवर द टाइम आपको कितने साल मिलेगा ये पता नहीं है। तो ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय के लिए मिलता है, तो हम इस खर्चे को अगर एक बार पीएनएल में दिखाएंगे तो मेरा पीएनएल बीमार हो जाएगा भाई, एकदम से लॉस में पहुंच जाएगा, ये क्या हुआ। तो हम इस खर्चे को कहा गया कि ओवर द टाइम दिखाओ, 4 से 5 सालों में। हालांकि नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला गया है एक बार में दिखा दो, लेकिन अभी स्टिल आपको देखना है कि ये 3 से 4 साल, 5 साल या 7 साल में दिखाना है। तो अगर 20 करोड़ को 5 साल में दिखाऊंगा तो हर साल मुझे 5 या 4 करोड़ रुपए दिखाना पड़ेगा हर साल में। तो ऐसे खर्चे जिसको हम डेफर्ड कर देते हैं, जिसके एग्जाम्पल दो, एक ही है आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अरे ये तो डिलीट हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस तो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आप ध्यान से इसको करेंगे और ध्यान से इसको आंसर भी एग्जाम में लिख के आएंगे। मैं लगा दूं इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट ही है लेकिन आने के चांसेस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट नेचर नॉट ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, लेकिन रेवेन्यू की तरह नहीं माना जाता। ग्राउंड दैट इट इज अ बेनिफिट नॉट फुल्ली आपका एग्जॉस्ट इन द अकाउंटिंग पीरियड। इस साल सारा का सारा हमारा बेनिफिट नहीं एग्जॉस्ट होता। विच इनकर्ड, जिस साल हुआ है। द गाइडेंस नोट टर्म टू यूज द फाइनेंशियल अकाउंट इशू बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोला है कि ऐसे खर्चों को डेफर्ड कर दीजिए। दोज एक्सपेंडिचर विच इज पेमेंट मेड फॉर द लाइबिलिटी इनकर द कैरी फॉरवर्ड, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एंड एग्जाम्पल वो देखते रहेंगे, ये कर लेंगे। इसको अगर आपको कहीं से लगता है तो आप दूसरी जगह से भी इसको सिंपल लैंग्वेज में देख सकते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ। अब कहते हैं एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी का क्या ऑब्जेक्टिव था? जीएसटी का कोई ऑब्जेक्टिव क्या था? मैं वैसे पढ़ाई के पर्पज से बात करूं, रियल पर्पज से कभी मौका मिलेगा तो करेंगे बात। जीएसटी देखो यही बता देते हैं। पहले हमारे टैक्स हुआ करते थे सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, और सेल्स टैक्स हो गए, सर्विस टैक्स हो गए, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। इसके बाद ये मैं कुछ एग्जांपल अभी और भी हैं जो कि मुझे अभी एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा। तो ये सारे पहले टैक्स हुआ करते थे।
और एक मजे की बात बताऊं, इसका डेट अलग होता था, मतलब गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देने का इसका डेट अलग होता था, और डेट के साथ साथ इनकम टैक्स हमें रिटर्न जैसे फाइल करते हैं ना, हमें सरकार को जानकारी देना होता है, तो उसका डेट टाइम सब कुछ अलग अलग हुआ करता था। इसका अलग होता था, इसका अलग होता था, इसका अलग होता था, इसका अलग होता था। तो एक बिजनेसमैन ना इसी में उलझ के रह जाता था यार। हर किसी को आज मान लो सेल्स टैक्स का सारा डिटेल बना के दिया, अब कल भाई मुझे सर्विस टैक्स का देना है, क्या चक्कर है यार। कभी सेल्स टैक्स से नोटिस आ रहा है तो कभी सर्विस टैक्स से नोटिस आ रहा है, और इन सभी के पास जाते रहो, जी जी सर करते रहो। तो इसमें ना बिजनेस को ना चलाने में हमारा मेन फोकस तो बिजनेस को चलाना होता है, लेकिन हम यहाँ पे कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाते थे। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई ऐसा करते हैं ना, इन सभी का डेट एक कर देते हैं, इन सभी को मर्ज कर देते हैं। हालांकि पहले ये वाला रेट हमारा 5% था, अभी जीएसटी 5% है, पहले ये 10% था जिसको बढ़ा के अब 18% कर दिया गया। पहले जो रेट्स थे रेट्स वही रखा इन्होंने, इन सभी को मिक्स कर दिया और इनका डेट एक कर दिया। तो इसीलिए जीएसटी लाया गया कि एक ही टैक्स रहेगा, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आएगा बाहर से भी, क्योंकि सोचेंगे कि ये भी सिंपल टैक्स है। तो टैक्स को थोड़ा सिंप्लिसिटी करने के लिए कर दिया गया, और इस केस के अंदर इसे जीएसटी लाया गया, और कोई दूसरा पर्पस नहीं था। और एक कैस्केडिंग इफेक्ट था कि भाई जीएसटी के ऊपर पहले टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाया करता था। जैसे अगर मान लो मैं 100 रुपए का प्रोडक्ट है और मैंने टैक्स लगाया 10 रुपए, तो आगे बिकता था 110 रुपए। अगर होलसेलर ने 110 का लिया है तो वो क्या करता था, 110 के ऊपर अपना टैक्स लगाता था। मान लेते हैं 12 रुपए लगाया, 10% लगाना है तो 11 रुपए लगाया, फिर वो 121 रुपए का आगे प्रॉफिट ऐड करके फिर देता था। तो ये देखो, ये 10 रुपए पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो 110 पे टैक्स नहीं लगाना चाहिए था, आगे चल के 100 पे लगना चाहिए था। हालांकि मैंने जीएसटी वाले पॉइंट्स में देखोगे जो क्लास डाला है बड़े डिटेल में किया हुआ है, तो ये हमारे चीजें हैं यहां। तो सर क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव क्या था, कॉमन नेशनल टैक्स मार्केट हो जाए, सिंपल सिटी हो जाए, आपका इंक्रीज रेवेन्यू हो जाएगा गवर्नमेंट का, जो कि हुआ तो है यार, गवर्नमेंट ही तो रेवेन्यू इंक्रीज कर रही है, हम लोग तो गरीब होते जा रहे हैं। इम्प्रूव आपका कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव हो जाएगा, आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, प्रमोट इंटर स्टेट गुड्स का हो जाएगा, रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, कैस्केडिंग इफेक्ट टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, पढ़ सकते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या होता है टैक्स क्रेडिट, क्या होता है, जैसे मैंने सिखाया था कि इनपुट माइनस आउटपुट, तो उसे टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो ये आप एक बार खुद पढ़ेंगे। अगला है एक्सप्लेन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जिसको आपको ध्यान से समझना है। मैं फटाफट से बताता जाऊंगा और इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसको बहुत डिटेल में पढ़ें तो नॉर्मल जो क्लास है आर्ट्स एंड साइंस वाला, उस थ्योरी वाले सेक्शंस में पढ़ सकते हैं, बाकी इतना टाइम तो है नहीं। एक है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इसके अंदर है पहला पॉइंट है अकाउंटिंग बिजनेस एंटिटी। भाई अकाउंटिंग बिजनेस एंटिटी क्या होता है, इसके अंदर ऑनर जो होता है और जो बिजनेस होता है, इन दोनों को हम अलग अलग ट्रीट करते हैं। जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के हिसाब से करते हैं, ना कि ऑनर के हिसाब से करते हैं। अगर ऑनर इसमें पैसा लगाता है तो उसको हम लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं एज अ कैपिटल। इसी से पता चलता है कि हमारा अकाउंटिंग एंटिटी, एंटिटी का मतलब वो सेपरेट होता है, किससे, बिजनेस से सेपरेट होता है। तो ये था हमारा अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सिर्फ मनी वाली चीजों को लिखा जाएगा, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जो कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उसको नहीं लिखा जाएगा। मेरा एम्प्लॉय बीमार पड़ गया, मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मेरे लड़ाई झगड़ा हो गया मेरे प्रेमिसेस के अंदर, उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी चीजों को करूंगा। तो नॉन मॉनेटरी वाला पढ़ लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ट्रू फॉल्स में आएगा। ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं ना, इनमें से ट्रू फॉल्स बनते हैं आपके, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना है जस्ट, और आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। सारा का सारा वही 11th वाले पोर्शन के अकॉर्डिंग है। अगर आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा तो मेरे नॉर्मल क्लास के अंदर जाइएगा जो आर्ट्स एंड कॉमर्स है, वहां पे चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैंने एग्जाम्पल दे दे के धीरे धीरे बताया हुआ, जिसको जो समझ में ना आए मैंने अभी ओवरव्यू दे दिया, और उसके बाद नहीं समझ में आता उस डिटेल में चले जाएंगे। गोइंग कंसर्न क्या होता है भाई, गोइंग कंसर्न क्या होगा, मतलब चलता जाना। हमारा बिजनेस है और हमारा बिजनेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, इसीलिए गोइंग कंसर्न होता है। क्या ऐसा कहां हम मानते हैं सर, बिल्कुल। आप एसेट्स को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिवाइड कर रहे हो ना, तो लॉन्ग टर्म इसलिए कर रहे हो कि आप मानते हो कि हमारा बिजनेस कल चलेगा,
हम कभी भी नहीं मानते कि हम मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट को मानना एक अजम्पशन है हमारा, जो कि अकाउंट्स का फंडामेंटल्स है। तो इसके अंदर हम इसे क्या कहेंगे, गोइंग कंसर्न कहेंगे, जो कि आपको डेफिनेशन में देखने को मिल जाएगा। गोइंग कंसर्न, काफी इनमें से तो क्वेश्चन पक्का एंड पक्का एंड पक्का आएगा इन सभी पॉइंट में से। इसके नीचे एग्जांपल भी है, डिस्टिंग्विश कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एसेट्स को क्लासिफाई किया है लॉन्ग टर्म। ये डुअल एस्पेक्ट भाई, डुअल एस्पेक्ट डबल एंट्री सिस्टम, एक डेबिट और एक क्रेडिट, दोनों को लिखा जाता है और इसी को समझाते हैं। दो क्रेडिट और लाइबिलिटी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी बताना होता है, इसे डुअल एस्पेक्ट बोला जाता है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है भैया? अकाउंटिंग पीरियड, जिस साल हम अपना P&L, मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, मान लो मैं अपना बैलेंस शीट बनाता हूं 1/4/2024 से लेके मैंने बनाया था 31/3/2025 तक। तो जिस टाइम के लिए मैंने अपना ये अकाउंटिंग पीरियड बनाया उसे अकाउंटिंग पीरियड बोला जाएगा। अगर मैं एक हफ्ते के लिए अपना P&L बनाऊंगा तो एक हफ्ते का मेरा अकाउंटिंग पीरियड बोला जाएगा। जनरली ये अप्रैल को स्टार्ट होता है और मार्च को खत्म हो जाता है, उसे अकाउंटिंग पीरियड बोला जाता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, कॉस्ट हिस्टोरिकल, यहां पे सारी चीजें जो होती है ना, जैसे मैंने लैंड खरीदा, एक मैंने लैंड खरीदा और ये 50,000 रुपए का खरीदा था 2000 में। नाउ इसकी कीमत कितनी होगी हमारी? 5 लाख रुपए हो सकती है इजीली। तो हम लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में यही दिखाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल मतलब हम कुछ एसेट्स को पुरानी वैल्यू पे ही बुक्स ऑफ अकाउंट पे दिखाते जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब आगे आ जाओ, रियलाइजेबल रेवेन्यू रिकॉग्निजेशन। रेवेन्यू रिकॉग्निजेशन हमारा एक ASB है, वहां भी पढ़ेंगे। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, हम रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करते हैं? जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर देते हैं। मैंने आपको ये कैलकुलेटर आपने मेरे से खरीदा, मेरी दुकान पे छोड़ के चले गए और आप चले गए और वापस मेरे यहां से चोरी हो गया, तो क्या मैं इसे सेल मानूंगा? नहीं, मुझे दूसरा कैलकुलेटर देना पड़ेगा। मैं आपको ये कैलकुलेटर दे दूं, ले भाई अलाउड है भाई, कैलकुलेटर खरीद लेना ये वाला, आपको दे दूं, ले लो भाई। और उसके बाद आपको जब मैं ये कैलकुलेटर दे दूं, उसके बाद आप मुझे पैसे दो या ना दो, लेकिन आप अगर नहीं दोगे तो मैं बाद में ले लूंगा। तो रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होता है जब हम गुड्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा ट्रांसफर कर दे। ठीक है ना? आ जाइए। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जहां पे आप नगद और उधार दोनों ट्रांजैक्शन को करोगे उसे एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहते हैं। जहां पे आप कैश को भी लिखोगे प्लस क्रेडिट को भी लिखोगे उसे एक्रूअल कहते हैं। इसे मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक बात बता देना मुझे, सिंपल सी बात है, 2010 और 2011 मेरा जो सेल्स था यहाँ का 1000 और यहाँ का मेरा सेल्स था 1500, और मेरा 2011 में मेरा एक्सपेंस जो था वो था मेरा 300 रुपए। तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा सर? प्रॉफिट होगा 2010 में सेल्स और 11 में एक्सपेंस, 700 का प्रॉफिट। मेरा प्रॉफिट 700 का। तो क्या ये सही है? नहीं सर, गलत है। क्यों गलत है सर? 2010 और 11 को कैसे कंपेयर कर सकते हो? अब 11-11 कंपेयर करो। तो हाँ, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जिस साल का सेल्स, जिस साल का इनकम, जिस साल का खर्चा, जिस साल का आपका सेल्स होगा उसी साल का आपको एक्सपेंस भी लेके जो डिफरेंस लोगे उसी से मैच करना है। यानी ऐसा नहीं कि पिछले साल का सेल इस साल का प्रॉफिट इनकम ऐसे मैच कर लोगे। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, नॉर्मली इतना नहीं पूछा जाता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, हालांकि सिलेबस में नहीं बोला गया स्पेसिफिकली, लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा। अकाउंटिंग डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बताता है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बताते हैं, जैसे कि SLM लगाएंगे, WDB लगाएंगे, ये चीजें पढ़ लीजिएगा। एसेट डिफरेंस इसी तरीके से आता है हमारा, फुल गोइंग कंसर्न होता है, ये सारी चीजें। इसके बाद हमारे कुछ इसके अंदर मैंने पॉइंट नहीं लिखे हैं जो कि शायद रह गया है, आई थिंक सो, मैं ओवर ऐसे ही बता देता हूं, लिख लीजिएगा। फुल डिस्क्लोजर, एक ये पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है सर? फुल डिस्क्लोजर। नंबर 2 प्रूडेंस प्रिंसिपल। नंबर 3 मेटेरियलिटी, शायद यहां पे मैंने ध्यान नहीं दिया, रह गया। ये 3 अजम्पशन प्रिंसिपल जो भी है इनको फिर से पढ़ लीजिएगा। फुल डिस्क्लोजर, हम सारी बातों को दिखाते हैं। मटेरियलिटी, जो मटेरियल चीजें होती हैं उनको दिखाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे। और प्रूडेंस का मतलब फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को हम अभी लिख लेंगे और होने वाले प्रॉफिट को इग्नोर करके चलेंगे। तो ये सारा का सारा हमारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS। तो मैं अभी एक और क्लास लूंगा क्योंकि एक क्लास के अंदर पॉसिबल नहीं है और थ्योरी का सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा रहेगा। तो मैंने आज जितनी भी थ्योरी कराई इसका एक पार्ट और आज इवनिंग में रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि अभी कुछ एक और क्लास भी लेंगे ये, तो पूरा होगा। बाकी नोट्स दे दिए, आप पढ़ लेंगे।
तो होपफुली मैंने यहां तक बता दिया अजम्पशन और प्रिंसिपल। आगे आने वाले टाइम में और भी मैं आज एक क्लास रिकॉर्ड करूंगा जिसमें मैं प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। तो ये रहा थ्योरी का फर्स्ट पार्ट। और अभी तक जितने भी मैंने थ्योरी कराए, मैं बोल सकता हूं ये 11th के कराए हुए सारे थ्योरी हैं। यहाँ पे उसके आंसर लिखने के तरीके अलग हो सकते हैं और काफी सारी चीजें अलग हो सकती है, बट जो 11th क्लास में हमने पढ़ा था वही थ्योरी है, उससे ज्यादा ये थ्योरी नहीं है, क्योंकि मैंने उसको सेपरेट कर लिया। इसके बाद जो बीकॉम वाली थ्योरी आएंगी ना, उसको मैं पढ़ाऊंगा। इनफैक्ट अभी मैंने IFRS वगैरह नहीं पढ़ा है, ये पढ़ा दूंगा। अभी 11th का है, 11th का कहाँ से बीकॉम का आएगा मेरे भाई? बीकॉम का इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम से, यहां से बीकॉम का आपका स्टार्ट हो जाएगा कि परपेचुअल इन्वेंट्री। तो ये चीजें देखेंगे, ठीक है ना। तो आज मैं इवनिंग में भी क्लास रखूंगा एक, और इवनिंग के अंदर मैं इसको कवर करूंगा। आपने कहा सर ब्रांच भी कोशिश करूंगा कि आज लेट नाइट तक मैं रिवाइज करा दूं, नहीं तो कल तो पक्का 100% ब्रांच रिवाइज होगा। इतने आप पढ़ लीजिए, कुछ रही कई कसर जो होगी वो पूरी हो जाएगी। हाँ जी सर, इनपुट GST, चैट GST बाय सेलर, इसका ट्रू फॉल्स आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। टाइम इवनिंग में मैं 10-11 बजे के आसपास आऊंगा लाइव, और जो बच्चे लाइव होंगे लाइव ले लेंगे, नहीं तो रिकॉर्डेड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा आज, ठीक है ना। चलिए, हैव अ गुड डे। और आप अपना आज ब्रांच को आप पढ़िए और सारी चीजें करिए। थ्योरी तो आप एक दिन पहले भी कवर करेंगे, मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा, ठीक है ना। और बाकी ये काफी थ्योरी मैंने पहले कराया हुआ है, जिसको डिटेल में अभी तक की थ्योरी चाहिए तो मैं एक बार दिखा देता हूं। आप जाएंगे फोल्डर के अंदर, स्क्रीन शेयर कर देता हूं, कहाँ मिलेगा। तो देखो कराया हुआ सब कुछ है, क्या करें अब। कई बार हमारे पास इसमें जाएंगे और इसमें इंट्रोडक्शन, जिसको अकाउंट्स की डेफिनेशन जाननी है, पूरी डेफिनेशन है। ये देखो ये देखो ये देखो, एकदम धीरे धीरे डेफिनेशन। पुराने टाइम पे मैंने कराया था, लिखा हुआ स्पेसिफिक रूल है, ठीक है। अकाउंटिंग के एडवांटेज, लिमिटेशन, बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ना है, बहुत सारे एग्जांपल से पढ़ना है। जिसको समझ नहीं आ रहा वो यहाँ से पढ़ लेंगे। और बेसिस ऑफ थ्योरी भी है, जर्नल एंट्री भी है, अजम्पशन, वो कहाँ गया हमारा यार, अजम्पशन एंड प्रिंसिपल जो मैं बता रहा था। तो ये 3 घंटे के अंदर पूरा कराया हुआ है, जैसे आप देखोगे। समझ गए, ये तो समझ गए। फुल डिस्कस, चलिए सर, बता भी थी। तो इस टाइम पे पूरा मैंने कराया। जिसको देखो मैंने तो अभी शॉर्ट शॉर्ट बता दिया, जिसको और डिटेल में समझना है यहाँ से सिर्फ वो, जैसे कुछ चीजें आपको पता है यार, कुछ चीजें मुझे 11th में नहीं आए, तो यहाँ से आके आप देख सकते हो सिर्फ ये वाले पोर्शन को। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अगली वीडियो के अंदर। सारी चीजें मैंने आपको करा दी है, तो फिर बस अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।